अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो रास्ता निकाल ही लेंगे, वरना ना करने के बहाने तो लोग निकाल ही लेते हैं। तो इसी के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने यूजीसी नेट का 11 दिसंबर 2023 को अभी पेपर हुआ था, इस पेपर को आज आपके सामने डिस्कस करूंगा और इसकी अभी प्रोविजनल आंसर की आई है। अगर आपको किसी को चैलेंज करना है तो आप क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन के ऊपर मुझे डाउट लग रहा है, आप चैलेंज करना चाहें तो कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो इस पेपर को आज हम देखेंगे और देखते हैं कैसा पेपर था। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं। तो इसके अंदर 51 नंबर क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विद द ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन। ये मतलब हमें मैच करना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बना है। तो हम जानते हैं एससीओ जो है वो 2001 के अंदर बना था। एससीओ ब्रिक्स आसियान जो है वो 1967 के अंदर बना था। ब्रिक्स जो है 2006 के अंदर। ईईसी जो है वो 1957 के अंदर। तो इसका सेकंड जो ऑप्शन था वो सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर नॉट रिलेटेड टू जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं जुड़ा हुआ है? तो जस्टिस एज फेयरनेस उनके साथ जुड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, वेल ऑफ इग्नोरेंस भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जो क्लास इन इटसेल्फ ये इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका थर्ड ऑप्शन ही सही था कि कौन सा उसके अंदर हमें बताना था कि नहीं जुड़ा हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। 53वां क्वेश्चन था, रिक्स ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी निम्नलिखित में से किस बिंदु का उल्लेख किया है? तो उन्होंने जो उल्लेख किया आधुनिक समाज की संरचना में प्रारूपीय प्राक्रमकता का विशिष्टता है। तो ये बात उन्होंने करी है अपनी प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर। कोई संरचना व्यवहार के किसी पैटर्न प्रतिरूप के रूप में परिभाषित होती है जो किसी सामाजिक तंत्र की मानक विशेषता बन जाती है। तो ये बात भी उन्होंने करी है। समाज में बदलाव की प्रक्रिया के माध्यम से उद्योग क्षेत्र में लगे लोग कृषि क्षेत्र की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो ये बात उन्होंने नहीं कही है कि जो उद्योग क्षेत्र में लगे होते हैं कृषि क्षेत्र की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये बात उन्होंने नहीं करी है। तो इसका बी ऑप्शन ही नहीं था। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन था वो सही था इसका। 54वां नंबर क्वेश्चन था, विमर्शीय लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणियां सही है? तो विमर्शीय लोकतंत्र जो होता है वो मुख्य तौर पे आप जान के रखिए, विमर्शीय लोकतंत्र जो होता है वो कहीं ना कहीं बातचीत, तर्क और नागरिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये विमर्शीय लोकतंत्र होता है। तो इसके अंदर जो हमें टिप्पणियां थी इसके अंदर बताना था कि विमर्शीय लोकतंत्र से कौन कौन सा जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको। विमर्शीय लोकतंत्र एक मानवीय आदर्श का वर्णन करता है जिसमें स्वतंत्रता और समान नागरिकता। तो ये बात होती है विमर्शीय लोकतंत्र के अंदर। वह किसी मुद्दे या नीति या किसी संपूर्ण प्रणाली में निहित सिद्धांतों के बारे में एक आम सहमति बनाता है। तो ये बात भी सही है। और विमर्शीय लोकतंत्र मुख्य दावा यह है कि राजनीतिक निर्णय या प्रणाली समान व्यक्तियों के बीच स्वतंत्रता और तक समझौते का नियंत्रण नहीं रख सकता। तो ये नहीं रख सकता, नेगेटिव बात आ गई। तो ये बात तो नहीं होती, ये तो नहीं है इसके अंदर। ये रखता है, समझौते की तार्किकता को बनाए रखता है। तो ये नहीं था इसका। स्पष्ट यह व्यवहारिक अवधारणा है जिसका दलगत प्रतिद्वंदियों और गड़बड़ समझौते के साथ सामायिक राजनीतिक ये भी नहीं था इसका। जो फोर्थ ऑप्शन था ये सही था। तो इसका जो सही ऑप्शन जो यूजीसी नेट ने दिया है इसका फर्स्ट ऑप्शन इसको सही दिया है। ए, बी और ई इन्होंने विमर्शीय लोकतंत्र के संदर्भ में बात करी है। तो विमर्शीय लोकतंत्र के संदर्भ में आप जान के रखें, जो विमर्शीय लोकतंत्र होता है वो चर्चा परिचर्चा के ऊपर बेस होता है, तर्क के ऊपर, जो किसी निर्णय के ऊपर पहुंचना, और नागरिक समाज के अंदर सार्वजनिक रूप से नागरिकों की स्वतंत्रता का इसके अंदर बात की जाती है विमर्शीय लोकतंत्र के अंदर। तो ये चीज़ें विमर्शीय लोकतंत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। 55वां नंबर क्वेश्चन है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS पीरियड विच मूवमेंट इन इंडिया। तो ये जुड़ा हुआ था जन सुनवाई के साथ मजदूर किसान शक्ति संगठन जुड़ा हुआ है। सत्यशोधक समाज की स्थापना बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। और तो ये सत्यशोधक जो समाज की स्थापना करी थी वो ज्योतिबा फुले जी ने करी थी। BR अम्बेडकर आप जानते हैं चादहार आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, कालाराम टेम्पल मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, पेरियार आप जानते हैं आत्मसम्मान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं ये। तो इस प्रकार से जो इसका सत्यशोधक समाज की जो स्थापना करी है वो करी थी ज्योतिबा फुले जी ने। 57वां नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद के बाद देश में राष्ट्रपति बने? तो इसमें बताते हैं कौन से जो उपराष्ट्रपति थे उसके बाद वो राष्ट्रपति भी बने हैं। तो मुख्य तौर पे आप जान के रखें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। तो ये तो सही था। और BV गिरी भी ऐसे थे जो कि बाद में उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। शंकर दयाल शर्मा जी भी थे। लेकिन जो बीजी जट्टी थे, बीजी जट्टी तो ये नहीं बने हैं, बाकी सारे ये बने थे। R वेंकट रमन भी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने थे। तो जो इसका सही आंसर था वो ABCE। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। 58वां नंबर क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैज़ गॉट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो अकाउंटेबिलिटी के अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है तो हमें बताना था। तो इसके अंदर दो ही ऑप्शन इसका सही था, A और B। अकाउंटेबिलिटी के अंदर जो
रिलेशनशिप होते हैं, फंक्शन इंडिविजुअल एंड बॉडी सब्जेक्ट, तो ये इसका सही था। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी लाइक सोशल एंड डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल, तो ये इसका सही था। लेकिन अब अकाउंटेबिलिटी कैन फाउंड इन डेमोक्रेटिक कंट्री, ये बात नहीं होती है कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल कैन नॉट बी एवेल्यूएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो ये बात भी नहीं थी। तो इसका फर्स्ट और सेकंड ही सही था अकाउंटेबिलिटी के संदर्भ में, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 59 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डायरेक्टर जनरल ऑफ WTA, तो ये ऐसे क्वेश्चन को हम सिर्फ याद कर सकते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना था कि WTA का कौन सा डायरेक्टर जनरल रहे हैं अभी तक। तो मैं इसका आपको एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका थर्ड ऑप्शन सही था। आप इसको मैचिंग कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम रट सकते हैं और हंस के आगे बढ़ सकते हैं बस। 60वां नंबर क्वेश्चन था, इसको हमें मैचिंग करना था। बहुत अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, कि कौन से विचारक ने कौन सी बात कही है, तो इसको देख लेते हैं आइए। तो एक्सट्रीमली फेडरलिज्म की बात करते हैं पॉल एप्लेबी। क्वासी फेडरलिज्म यानी अर्धसंघीय संघवाद की बात करते हैं केसी बिहरे। बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात करिए गर्विन ऑस्टिन ने। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करिए मॉरिस जॉनसन ने। तो ये इस प्रकार से इसका सेकंड ऑप्शन सही था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है और ये कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 61वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने संगठन में 40 घंटे कार्य समय गति अध्ययन मात्रानुपाती दर के साथ दिन में उचित कार्य के लिए दिन का उचित वेतन की बात करी, तो ये बात करी थी समय गति, आप जानते ही हैं। तो ये फ्रेडरिक टेलर ने ये बात करी है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। फाइंड आउट द बुक रिटन बाय महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो उन्होंने मॉडर्न इंडिया तो नहीं लिखी थी, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम उन्होंने लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने अपने जो प्रोग्राम थे उसको कैसे भारत के लिए होने चाहिए उन्होंने बताया था। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये भी उन्होंने लिखी है। वाई सोशलिज्म भी नहीं लिखी है, ये जयप्रकाश नारायण जी ने लिखी थी। हिंद स्वराज उन्होंने लिखी थी 1909 के अंदर, तो ये सही था। तो इसका जो सही ऑप्शन था बी और ई, तो बी ई और ई, तो ये किस में था, ये फोर्थ ऑप्शन में था, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 63वां नंबर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू बिक्को पारिक इज ए क्वेश्चन यूजली इग्नोर्ड बाय द पॉलिटिकल थॉट, इसमें से कौन सा इग्नोर नहीं किया जाता है पॉलिटिकल थॉट भारत के अंदर। तो जो ये इन्होंने बात करी है पॉलिटिकल इकोनॉमी को इग्नोर नहीं किया जाता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। संविधान सभा को सजा देने हेतु बनाया गया प्रांतीय भाषाई आयोग किस नाम से लोकप्रिय था, तो ये प्रांतीय आयोग था भाषाई, तो ये दर आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। ये हमें मैचिंग निर्वाचन प्रणालियां थी, कौन सी निर्वाचन प्रणाली किसके साथ जुड़ी हुई है, तो आइए इसको देख लेते हैं। सार्वजनीय मताधिकार, तो सार्वजनीय जो मताधिकार है वो जुड़ा हुआ है। मताधिकार जो नस्ल लिंग मान्यता या सामाजिक दर्जे के द्वारा सीमित नहीं होता, तो ये इसका थर्ड ऑप्शन था, ए का थर्ड। बहु निर्वाचन प्रणाली जुड़ी हुई है, ये फोर्थ के साथ जुड़ी हुई है। वह निर्वाचक प्रणाली जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार या दल वही होता है, तो ये बहुमत प्रणाली के साथ जुड़ा था। एकल दलीय जिला बहुमत प्रणाली, तो ये किसके साथ जुड़ी हुई है, यह निर्वाचक प्रणाली जिसमें एकल सदस्य जिला जिसमें किसी उम्मीदवार के लिए एकल मत होती है, तो ये बात जुड़ी हुई है। थर्ड का फर्स्ट के साथ जुड़ा है। वैकल्पिक मत जो जुड़ा हुआ है वो मुख्य तौर पर जुड़ा हुआ है एक प्रकार की बहुमत प्रणाली जिसमें वरीयता मतदान शामिल किया जाता है, तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 66वां नंबर क्वेश्चन है, असफल राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो असफल राज्य क्या होता है आप जान लें। जो बेसिक तौर पर जो असफल राज्य होता है, जो अपने नागरिकों की जन इच्छाओं को पूरा ना कर पाए, उनकी बेसिक सुविधाओं को पूरा ना कर पाए और आतंकवाद या बाहरी चुनौती से निपटने में एकदम सशक्त ना हो राज्य, तो उसी को असफल राज्य कहते हैं। तो ये सियोरा लियोने एक असफल राज्य, तो ये बात सही है। असफल राज्य वह कार्य नहीं कर सकता जो उसे राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं, तो ये बात भी सही है। तो इसका बी जो इसका जो सही आंसर था ए और बी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था, ए और बी। किस संशोधन द्वारा 1967 में गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय का अधिक्रमण किया गया, तो ये किया गया था 24वें संविधान संशोधन के द्वारा गोलकनाथ जो मामला था उसका अधिक्रमण किया था। जो गोलकनाथ मामला केस था उसके अंदर ये कहा गया था कि जो संसद है वो मुख्य तौर पे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसको सीमित करने की शक्ति उसके पास है। जो संसद है हमारे मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती है, ना ही उसके अंदर कोई परिवर्तन कर सकती है। गोलकनाथ केस के अंदर कहा गया था, तो इसका अतिक्रमण करने के लिए ही 24वां संविधान संशोधन लाया गया था। तो इसका जो सही आंसर था सेकंड ऑप्शन इसका सही था। 68 क्वेश्चन है, ये हमें विभिन्न समझौते जो हुए हैं उसको हमें आरोही क्रम में सजाना था। तो सबसे पहले जो समझौता हुआ था वो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव हुआ था।
ये जो पंजाब के अंदर उस टाइम में जो अलगाव की मांग चल रही थी उसके लिए ये सबसे पहले हुआ था। तो जो इसका सबसे पहले समझौता हुआ था, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। सबसे पहले पंजाब के अंदर हुआ था, उसके बाद शिलोंग के अंदर हुआ है, फिर उसके बाद राजीव गांधी जी और लोंगोवाल समझौता हुआ है, उसके बाद असम अकॉर्ड हुआ है और लास्ट में मिजो शांति समझौता हुआ है। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। 69 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर की एलिमेंट नहीं है जो, वो फिलीबस्टिंग नहीं है। फिलीबस्टिंग एक अमेरिका के अंदर प्रणाली है जिसके अंदर जो वहाँ के सांसद होते हैं वो किसी जो कानून होता है उसके अंदर मतदान करने के लिए जो अपना भाषण को लंबा करते जाते हैं और मतदान करने में काफ़ी देरी करवा देते हैं, उसी को फिलीबस्टिंग कहा जाता है। तो रेफरेंडम तो है, आप जानते ही हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो बात है, प्लेसाइड भी है और रिकॉल भी है, लेकिन जो फिलीबस्टिंग यही नहीं है। 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में लगाना था। तो फिलीबस्टिंग माफ़ कीजिएगा, तो इसको हमें लगाना था कि कौन सा संगठन की स्थापना हुई है पहले। तो सबसे पहले जो हुआ है वो सारदा संघ की स्थापना हुई है। उसके बाद रामकृष्ण आश्रम की जो स्थापना करी थी वो स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। तो इसके बाद ये हुई है, इसका थर्ड ऑप्शन सही था, थर्ड ऑप्शन इसका सही था। तो उसके बाद अभिनव भारत सोसाइटी, इसके साथ सावरकर जी कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। ये 1896 के अंदर हुई थी जितना मुझे याद है, 1905 के अंदर हुई थी ये जितना मुझे याद है। और उसके बाद टॉल्स्टॉय आश्रम गांधी जी द्वारा बनाया था और सबसे लास्ट में B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया गया था। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच विवाद का विषय नहीं था। तो मैं इसके ऊपर डाउट है मुझे, आप अगर इसके अंदर पता है तो आप जरूर बताएं। जो ऑफिशियल आंसर की के अंदर बताया गया वो अंग्रेजी भाषा के ऊपर उनके ऊपर विवाद का विषय नहीं था, क्योंकि वो मुख्य तौर पर जो भी अपने जो वाद विवाद होते थे वो अंग्रेजी में ही अपने लेखकों के माध्यम से करते थे। तो इसके ऊपर विवाद नहीं था। तो ये राष्ट्रवाद के ऊपर भी, दोनों के ऊपर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं विवाद नहीं था, क्योंकि वो सामूहिक तौर पे राष्ट्रवाद की बात करते थे, लोगों की जन आकांक्षाओं की बात करते थे। तो राष्ट्रवाद के संदर्भ में भी इन दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं सहमति है, तो विवाद का विषय नहीं है। तो मैं आपके ऊपर ये थोड़ा डाउट छोड़ के जा रहा हूँ, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो उसको जरूर बताएं। चरखे का विरोध रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था और औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के संदर्भ में भी इन दोनों के बीच में विवाद था, लेकिन जो राष्ट्रवाद है उसके संदर्भ में कहीं ना कहीं दोनों के विचार मिलते थे कहीं ना कहीं। तो जितना मुझे पता है, तो ये अगर आपको पता है तो जरूर बताएं। 72वां क्वेश्चन है, हु फाउंड 8 डिस्टिंक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म बैलेंस ऑफ पावर। तो ये किसने कहा है 8 डिस्टिंक्ट मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर का? तो ये दिया है अर्नेस्ट बी हंस ने ये दिया है 8 डिस्टिंक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। निम्नलिखित में से कौन सा एशियन टाइगर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो एशियन टाइगर अर्थव्यवस्था के अंदर बर्मा नहीं आता, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया और दक्षिण कोरिया हो गया, इस तीनों आते हैं, लेकिन जो बर्मा है वो नहीं आता। तो इसका बर्मा ही सही था। इसे हमें मैचिंग करना था कि कौन सी देश की प्रणाली, उदारवाद किसके साथ जुड़ा है, सामुदायवाद किसके साथ जुड़ा है, तो इसको हमें मैचिंग करना था। आइए इसको मैचिंग कर लेते हैं। उदारवाद जो जुड़ा हुआ है साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति के आधार पर साझा राष्ट्रीयता के साथ जुड़ा हुआ है। ए का 4th है, मैं एक बार देख लेता हूँ इसको। तो जो उदारवाद जो मुख्य तौर पे जो जुड़ा हुआ है वो तीसरे के साथ, इसके थर्ड के साथ जुड़ा है, स्वतंत्रता और समान नागरिकों के रूप में एक दूसरे की नैतिक चिंता। तो इसके साथ उदारवाद जुड़ा हुआ है, तो इसका 4th ऑप्शन सही है। बी का फर्स्ट है, समुदायवाद जुड़ा हुआ है, साझा संस्कृति और विश्व दृष्टिकोण के आधार पर साझा समझ और सामान्य अर्थ। तो इसके साथ समुदायवाद जुड़ा हुआ है। उदार राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा हुआ है, साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति के आधार पर साझा राष्ट्रीयता। बहुल संस्कृतिवाद का जुड़ा हुआ है। तो इसका एक बार मिसमैच हो गया, मैं आपको दोबारा कर देता हूँ इसका मैच। तो उदार राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा हुआ है स्वतंत्रता और समान नागरिकों के रूप में एक दूसरे के लिए नैतिकता की चिंता। तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। समुदायवाद के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका कहीं ना कहीं मिसमैच हो गया। एक मिनट में 74वें का 4th। तो इसके अंदर डी का भी फर्स्ट दे रखा है और बी का भी फर्स्ट दे रखा है जो ऑफिशियल आंसर की के अंदर है। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो जो ऑफिशियल आंसर की के अंदर जो आंसर दिया गया है वो 4th ही दिया गया है और इसके अंदर बी का भी फर्स्ट आ रहा है और डी का भी फर्स्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसको, तो इसको आप कहीं ना कहीं चैलेंज भी कर सकते हैं और
ये जो ऑफिशियल आंसर की के अंदर दिया गया है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज करने योग्य है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसको सबके समान नंबर मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन था ये डी का भी फर्स्ट दे रखा है और बी का भी फर्स्ट दे रखा है, तो ये कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है। 75वां नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच द डिक्टेटोरियल रूलिंग एलीट इंट्रोड्यूस लिबरलाइजिंग रिफॉर्म दैट अल्टीमेटली लीड टू डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इज नॉन एज। तो ये जाना जाता है टॉप बॉटम डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इसको जाना जाता है। 76वां नंबर क्वेश्चन था, सिटीजन चार्टर वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन यूके एज अ नेशन प्रोग्राम इन विच ईयर। तो ये पूछा गया था, सिर्फ हम इसे याद ही कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं। तो ये 1991 के अंदर सिटीजन चार्टर जो प्रोग्राम था यूके के अंदर लाया गया था, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। ये मैचिंग से रिलेटेड था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विभिन्न थिंकर थे और इसको हमें मैच करना था कि कौन सा थिंकर कौन सी क्या चीज़ें हैं। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो बात करती है डेवलपमेंट एज अ साइंस ऑफ वर्क, तो याद जानते हैं साइंस ऑफ वर्क की बात करती है। न्यू पब्लिक तो इसका जो फर्स्ट का सेकंड से यही ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जा रहा है। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बात करता है गवर्नमेंट शुड बी कंटिन्यू एग्नेज इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोग्राम, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। और सी का फोर्थ था ह्यूमन रिलेशन जो बात करता है वो थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी व्यूड एज अ सोशल सिस्टम एंड इन्फॉर्म एलिमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट आउटपुट, तो इसका फोर्थ सही था। और रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात करिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व 3 फेसेस इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी, तो ये बात करिए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विचारक, ये भी क्वेश्चन डाउट का है तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो इन्होंने जो समन्वयवाद की बात करी है, समन्वयवाद के जो थिंकर इन्होंने बताया है वो जियाउल बर्नी को बताया है। जियाउल बर्नी ये मुस्लिम थिंकर थे, तो इनका भी एक डाउट क्वेश्चन है। ये जो ऑफिशियल आंसर की में इसको जियाउल बर्नी दिया गया, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है इसका कबीर के साथ आता है ये जो समन्वयवाद, तो इसका सेकंड ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की के अंदर है वो थर्ड ऑप्शन को सही बताया गया। तो ये एक चैलेंजिंग योग्य क्वेश्चन है ये। 79 क्वेश्चन था, मध्य एशिया तजाकिस्तान गणराज्य में विद्यमान राजनीतिक प्रणाली किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो ये जो आती है ये आती है सैनिक सिविलियन तानाशाही के तौर पर ये जाना जाता है तजाकिस्तान गणराज्य के शासन राजनीतिक प्रणाली को। 80वां नंबर क्वेश्चन है, 73rd Constitution Amendment Act 1992 हैज स्टिपुलेटेड द फॉलोइंग मेजर प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत। तो इसके अंदर कौन सी 1992 की जो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर अमेंडमेंट जो आया है उसके अंदर कौन कौन से मेजर प्रोविजन की बात की गई है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो एक ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शन एट द विलेज लेवल, तो ये बात कही गई है। ए फाइनेंशियल कमीशन टू बी कंस्टिट्यूट, तो ये बात भी कही गई है। द लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट कैन नॉट बी इंड्यू द पंचायत विद एनी मोर देन पावर ऑफ अथॉरिटी, ये बात नहीं की गई है। बाकी एन इलेक्शन टू बी कंस्टिट्यूट ए पंचायत शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो ये बात कही गई है। तो इसका फर्स्ट सेकंड और डी ए बी डी इसका सही था, थर्ड ऑप्शन इसका सही था। 81वां नंबर है, भारत में भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में समितियों को कालानुक्रम हमें लगाना था, तो इसके अंदर कौन सी कमेटी पहले आई है और उसको इसको कालानुक्रम में सजाना था। तो सबसे पहले गोरवाल समिति आई है, उसके बाद संथान कमेटी आई है, फिर उसके बाद वोहरा कमेटी, तो उसके बाद वोहरा कमेटी उसके बाद जो आई है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। सबसे पहले गोरवाल कमेटी आई है, उसके बाद संथान कमेटी आई है, उसके बाद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया, लास्ट में सबसे लास्ट में वोहरा समिति आई है। तो इस प्रकार से इसका कालानुक्रम में व्यवस्था था। नीचे दिए गए लोकतांत्रिक संक्रमण की विभिन्न लहरों के आरोही क्रम को ज्ञात कीजिए। तो ये सैमुअल पी हंटिंगटन ने इसकी लहरें की बात करी है, लेकिन ये इससे अलग क्वेश्चन था थोड़ा, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आई है लोकतंत्र की प्रथम लहर, उसके बाद प्रथम प्रतिवर्ती लहर, तो इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद लोकतंत्र की द्वितीय लहर आई है, उसके बाद जो लोकतंत्र की द्वितीय प्रतिवर्ती लहर
फिर सबसे लास्ट में ये लोकतंत्र की तृतीय लहर। तो इस प्रकार से इसका मेल था। सबसे पहले आई है लोकतंत्र की प्रथम लहर, उसके बाद प्रथम प्रतिवर्ती लहर, फिर उसके बाद लोकतंत्र की द्वितीय लहर, उसके बाद फिर द्वितीय प्रतिवर्ती लहर और लास्ट में लोकतंत्र की तृतीय लहर। तो इसका बी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भारत के जुड़ने का कालानुक्रम लगाइए। तो भारत किसके साथ कब जुड़ा है, इसका हमें कालानुक्रम में इसको बताना था। तो जो इसका सही आंसर था वो थर्ड ऑप्शन सही था। तो सबसे पहले भारत जुड़ा है G77 के साथ जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद नेम के साथ जुड़ा है, ये 1961 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, फिर उसके सबसे लास्ट में G20। तो आप इस देख सकते हैं इस प्रकार से इसका भारत के जुड़ने का कालानुक्रम था। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह किस वर्ष चीन की यात्रा की? तो ये करी थी उन्होंने 2008 के अंदर। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो इसमें से सही कथन जानता हमें कौन सा है? तो 1 अप्रैल 1950 को भारत चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी समूह का देश था। तो ये बात सही है कि 1 अप्रैल 1950 के बाद भारत चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला गैर समाजवादी समूह का देश था। तो ये बात सही है। और प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी चीन का दौरा नहीं किया। तो ये बात गलत है कि उन्होंने किया था चीन का दौरा। द्विपक्षीय संबंधों के सुधार में 1988 शुरू किए गए। तो ये बात भी सही है क्योंकि उस टाइम जो इसका सही आंसर था वो फर्स्ट और थर्ड सही थे। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। द्विपक्षीय सुधार का चरण 1988 में शुरू किया गया। 1962 के बाद जो भारत और चीन के बीच राजनीतिक गतिरोध हो गया था, चर्चाएं कम हो गई थी, जो उसकी सुधार का क्रम 1988 के अंदर बाद में शुरू किया गया था। 86वां क्वेश्चन है, दलीय प्रणाली विभिन्न विद्वानों का सही परिभाषा ज्ञात कीजिए। दलीय प्रणाली पर विभिन्न विद्वानों की सही परिभाषा को हमें ज्ञात करना है। तो इसके अंदर कौन सा सही है? तो आधुनिक लोकतंत्र दलीय लोकतंत्र है। तो ये बात सही है। और लोकतंत्र दल के संदर्भ में अनिवार्य सत्य, तो ये बात नहीं है। दल लोकतांत्रिक राजनीति का मुख्य संस्था है। तो ये बात भी नहीं है। राजनीतिक दलों के अस्तित्व को आधुनिक लोकतंत्र के अस्तित्व के प्राय अनिवार्य शर्त के रूप में देखा जाता है। तो ये बात कही है रॉबर्ट डहल ने। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। ए और सी इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक सुधार के भाग के रूप में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत करी? तो ये पेरियार जी ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो A.V. रामास्वामी नायकर जी ने इसकी शुरुआत करी है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। हु रोट द बुक मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस? तो ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है पीटर ड्रकर जी ने ये बुक लिखी है। इसे हमें मैच करना था। ये विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज या थिंकर के साथ जुड़े हुए विचारक हैं, इनको हमें मैच करना था। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, तो जानते हैं FW फ्रेडरिक्स ने लिखी है। ऊपर भी इसका क्वेश्चन आ रखा था। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिखी है हार्वर्ड साइमन ने। डायनेमिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गाइडिंग करंट ट्रांसफॉर्मेशन इन पब्लिक प्रैक्टिस, तो ये लिखी है। एक मिनट देख लेता हूँ इसको। और द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्री एल्टर मायो ने लिखी है। और ये जो गाइडिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है जेरोल्ड C. चिलकोटे ने लिखी है। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो इसको हम देख लेते हैं। बी का फर्स्ट। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से पहलू आपसी अविश्वास से ग्रस्त बहुल समाजों में संवाद की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं? तो गांधी जी के सत्याग्रह का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से पहलू आपसी अविश्वास से ग्रस्त बहुल समाजों में संवाद की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं? तो जिसमें सहायक हो सकते हैं इसमें बताया गया है। तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। संवाद की पूर्व शर्त पर ध्यान देने से भागीदारी की नैतिक दृष्टिकोण स्थापित करने में मदद करते हैं। तो ये बात कही है इन्होंने। और सत्याग्रह हमारी पकड़ ज्ञान की आंशिक रूप से आत्म संयम उत्पन्न करता है। तो ये बात कही है उन्होंने। और उन्होंने डी बात करी है। तो अहिंसा की प्रतिबद्धता अलगाव और अन्यायता की भावना को दूर करती है। तो ये बात उन्होंने कही है। तो इसका
जो इसका सही आंसर था वो सेकंड ऑप्शन इसका सही था। राम मनोहर लोहिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने जो विभिन्न कथन दिए इसमें से कौन सा कथन सही है? उन्होंने 7 प्रकार की क्रांति की बात करी है, तो ये करी थी उन्होंने दल विहीन, तो ये एम एन रॉय और जयप्रकाश नारायण जी ने दल विहीन लोकतंत्र की बात करी थी, तो ये उन्होंने बात नहीं करी है। वह एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल सोशलिस्ट पॉलिसी के लेखक थे, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और उन्होंने 4 स्तंभ वाले राष्ट्र की अवधारणा नहीं दी, तो इन्होंने 4 स्तंभ वाले राष्ट्र की अवधारणा दी थी, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले ग्राम की बात करी थी, फिर उसके बाद जिला, फिर उसके बाद राज्य, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बात। इस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र की अवधारणा दी है, तो उन्होंने दी थी, ये नहीं कहा गया इसके अंदर दी थी उन्होंने अवधारणा, तो ये गलत था। और उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के विकास का इतिहास मानव इतिहास संबंध की ये कोटेशन आप याद रखें, कहीं एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको, कि स्वतंत्रता के विकास का इतिहास मानव संबंध की पूर्णता का इतिहास है, तो ये बात भी उन्होंने कही है। तो इसका ACE सही है, तो इसका ACE सही था, इसका सेकंड ऑप्शन सही था। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो एक बार मैं देख लेता हूँ एक बार इसको। निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो संवर्ती सूची के अंदर शामिल नहीं है, हमें बताना था, तो ये दिवालिया और शोधन क्षमता अक्षमता ये संवर्ती सूची में शामिल नहीं है, बाकी ये सारे संवर्ती सूची में से शामिल है। ये दिवालिया और ये सब चीज़ें केंद्र सूची संघीय सूची में शामिल है। लोक लेखा समिति की संरचना निम्नलिखित में से कौन सी सही विशेषता है? तो लोक लेखा समिति के संदर्भ में लोक लेखा समिति अनुपातिक प्रतिनिधित्व और सकल संकरणीय मत प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार वार्षिक रूप से निर्वाचित निकाय है, तो ये बात लोक लेखा समिति के संदर्भ में सेकंड इसका ऑप्शन सही है। राज्यपाल की योग्यता और नियुक्ता के बारे में क्या सही है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ता के बारे में जो सही है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये बात सही है। उसको 25 वर्ष की नहीं होती, उसके अंदर 30 वर्ष कम से कम मिनिमम होनी चाहिए। उसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये नहीं था राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। वह प्रधानमंत्री की संबंधित संबोधित स्वयं लिखकर अपने पद से त्याग दे सकता था, ये बात भी नहीं है, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग देता था। इसका पहला ही ऑप्शन ही सही था, बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में क्या सही है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी? तो इसमें से कौन सा महात्मा गांधी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? विच ऑफ द, तो इसमें जो महात्मा गांधी जी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं उसमें हमें बताना था, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था, ABCE। नॉन वायलेंस इज लॉ ऑफ अदर स्पेसीज एज वायलेंस इज द लॉ ऑफ ब्रूट, तो ये बात उनके साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो जो उनके साथ जुड़ी हुई बात थी मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने ये बात कही थी, द टू बी सेम इन द वर्ल्ड ऑफ मैन इज इटसेल्फ ए फॉर्म ऑफ मैडनेस। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी, ये इनके साथ नहीं जुड़ी थी। बाकी जो इन्होंने सारी बात करी है, नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ आवर स्पीसीज एज अ वायलेंस हैज इन द लॉ ऑफ ब्रूट, ए नेशन दैट इज केपेबल ऑफ लिमिटलेस सैक्रिफाइस इज केपेबल ऑफ राइजिंग टू द लिमिटलेस हाइट, माई नेशनलिज्म इज इंटरनेशनलिज्म। तो ये बात इन्होंने तीनों चारों कही है, लेकिन जो ये डी ऑप्शन था, टू बी सेम इन द वर्ल्ड ऑफ मैन इज इटसेल्फ ए फॉर्म ऑफ मैडनेस, तो ये बात उन्होंने नहीं करी थी, तो इसका ये चीज़ नहीं थी। बाकी जो उन्होंने सारी बात नॉट एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद गांधी, तो इसका थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है ये भी। तो जो एग्जैक्ट आंसर की में बताया गया, तो मैं आपको उसके साथ बता देता हूँ इसको। तो 95 का थर्ड ऑप्शन आंसर की के अंदर बताया गया है। अगर आपको कुछ लग रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मुझे एकदम अच्छे तरीके से समझ नहीं आया ये। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दक्षिण पंथी बलों से संबंधित हो सकते हैं? तो इसमें से कौन से दक्षिण पंथी बल से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन तर्क दक्षिण पंथी बलों से संबंधित हो सकते हैं? तो दक्षिण पंथी जो से संबंधित है, वो क्या लोग असमान अवसरों के कारण ही नहीं बल्कि स्वयं की पसंद के कारण गरीब होते हैं? तो ये बात करते हैं, ये संबंधित है, क्योंकि उनका मानना है कि जो दक्षिणपंथी मन होते हैं, मैन इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, तो ये इनकी बात होती है कि मनुष्य इतना सर्वशक्तिमान होता है कि वो अपने आप खुद चीज़ों को कर सकता है। तो ये तो इनके साथ जुड़ा हुआ है। और क्या क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो मैं इसका जो एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ आपको।
इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, आप इसको मैचिंग कर सकते हैं। तो निम्नलिखित को इतिहास की मार्क्सवादी अवधारणा या भौतिकवादी अवधारणा के अनुसार उनके सैद्धांतिक क्रम में लगाना था, इसको सैद्धांतिक क्रम में लगाना था। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है मैं आपको बताता हूँ, इसका सेकंड ऑप्शन इसका सही है। तो यूजीसी नेट ने दिया है, तो ज़्यादा मेरे को इसके बारे में पता नहीं है, तो इसको आप लगा सकते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। Who said the statesman think and who said that statesmen think and act in terms of interest of defined as power? Uh, who said that statesmen think and act in terms of interest defined as power? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है हेनरी के किसिंजर ने बात की है कि जो पावर होती है स्टेट्समैन उसी को करते हैं ना, थिंक एंड एक्ट इन द टर्म इंटरेस्ट डिफाइंड बाय पावर। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। लोकतंत्र के बारे में रचनावादी तर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोकतंत्र के बारे में रचनावादी क्या कहते हैं, उनका कौन सा तर्क सही है? तो रचनावादी जो होते हैं रचनावादी तर्क यह दावा करता है कि संस्कृति का कार्यकरण प्रभाव है। तो ये बात वो करते हैं। रचनावादी तर्क संस्कृति को ऐसी चीज़ मानता है जो वंशागत नहीं होती, बल्कि उनका निर्माण और आविष्कार किया जाता है। तो ये बात वो करते हैं। तो जो आंसर की के अंदर जो दी गई है, इसका थर्ड ऑप्शन सही बताया गया है। 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाजिक के अधिकारिता सिद्धांत का सिद्धांत नहीं है? तो जो इनका अधिकारिता के सिद्धांत के संबंध में नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इनका नहीं है। बाकी जो ये इन्होंने हस्तांतरण का सिद्धांत जो और न्याय संगत आरंभिकता का सिद्धांत, अन्याय के सुधार का सिद्धांत ये दिया है, तो ये तीनों इनके साथ जुड़ा है। लेकिन जो थर्ड 101वां नंबर क्वेश्चन था, अहिंसा वाज complementary to Gandhi model of conflict resolution that was certainly the most original and the creative model of social change and political action। तो ये बात उन्होंने कही है। There was a theory of politics that gradually became the dominant ideology of national political movement in which Gandhi reignited supreme। तो ये बात भी उन्होंने कही है। तो इसका ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन दो देशों में नौसैनिक मलक्का जलडमरू में संयुक्त रूप से गश्त लगाती है? तो किन दो देश की सेना जो नौसेना है मलक्का जलडमरू मंड में संयुक्त रूप से गश्त लगाती है? तो वो भारत और यूनाइटेड स्टेट है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। गिवन आर द टू स्टेटमेंट, तो इसके अंदर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी हैज़ नॉट बीन ड्रामेटिक एज द पोस्ट कम्युनल कंट्री इन ईस्टर्न यूरोप। तो ये बात सही है। इंडिया हैज़ प्रोड्यूस ग्रोथ रेट एज हाई एज दोज ऑफ चाइना इन 2010। तो ये बात नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है। 1980 के दशक में भारत में बाजार अनुकूलन एवं व्यवसाय अनुकूलन राज्य हस्तक्षेप के मध्य अतुल कोहली द्वारा किए गए विभेदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर की में दिया गया है पहला और डी, फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ ऑप्शन का सही है। व्यवसाय अनुकूलन कार्यनीति मुख्यतः स्थापित उत्पादकों को सहायता देती है। बाजार अनुकूल कार्यनीति नए प्रवेशकों, प्रतियोगियों एवं ग्राहकों को सहायता पहुंचाती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी? पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के साथ कौन कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं बताना था। तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के जुड़े हुए हैं ACE, तो सी मैकफेरसन जुड़े हुए हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के साथ। बेंजामिन बार्बर जुड़े हुए हैं और पैटमैन, ये तीनों जुड़े हुए हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के साथ। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से सही कथनों को चुनिए। तो ये कथन इसमें दिए गए, इसमें से कौन सा कथन सही है हमें बताना था। तो आगे देख लेते हैं। समाज और राजनीति में संघर्ष अपरिहार्य है। तो ये बात सही है। संघर्ष में हिंसा के प्रयोग को ऐसी हिंसा के विरुद्ध प्रदर्शनी से समाप्त नहीं किया सकता। संघर्ष में हिंसा के प्रयोग को ऐसी हिंसा, तो हाँ, हिंसा के साथ हिंसा को विरोध करके समाप्त नहीं किया सकता। ये बात भी सही है। और थर्ड है इसका अहिंसा कार्रवाई को 3 पद्धतियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रदर्शन, आग्रह, असहयोग, अहिंसक हस्तक्षेप। अहिंसक कार्रवाई को 3 पद्धतियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रदर्शन, आग्रह, असहयोग और अहिंसक हस्तक्षेप। तो ये बात अहिंसक पद्धति का प्रयोग सफलता की गारंटी है। तो जो इसका ऑफिशियल आंसर की के अंदर दिया गया है, इसका थर्ड ऑप्शन को सही किया गया है।
अहिंसक पद्धतियाँ का प्रयोग सफलता की गारंटी। ये बात कहीं ना कहीं नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ये कहीं ना कहीं ये तीनों सही हैं। तो इसके अंदर फोर्थ गारंटी नहीं है, अहिंसा की पद्धति कहीं ना कहीं सफलता की गारंटी पूरी तरह नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो इसके अंदर जो सही कथन है मैं बताना था, तो भारत उन पहले देशों में से है जिसने EEC के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किया, तो ये बात सही है। द्विपक्षीय संबंधों का 2004 में रणनीतिक साझेदार के रूप में उन्नयन किया गया, तो ये बात भी सही है। और इसका EU भारत के लिए FDI के सबसे बड़े स्रोतक के तौर पर है, तो ये बात भी सही है। EU संयुक्त राष्ट्र महासभा का सदस्य है, तो ये बात नहीं है। तो इसका फर्स्ट, सेकंड और ABC इसका सही आंसर था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की क्षमता है? तो ये जो क्षमता है वो आर्टिकल 328 के तहत है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से सही कथन को हमें चुनना है कि इसके अंदर कौन सा कथन सही है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन था वो कथन सही NTA ने बताया है, इसका फोर्थ आंसर, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। ये भी असर्शन और रीजनिंग से संबंधित था, तो इसको देख लेते हैं एक बार। 110वां है, तो इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली बीन डिमांडेड एज ए सेफ हेवन ऑफ रिफ्यूजी, तो ये बात तो सही है। इंडिया हैज़ नो रिफ्यूजी लॉ एंड हैज़ नॉट साइंड 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, तो ये बात भी सही है। इंडिया के पास कोई रेफ्यूजी से संबंधित लॉ नहीं है और उन्होंने 91 का रिफ्यूजी कन्वेंशन को भी साइन नहीं किया, तो इसका दोनों सही है, लेकिन जो RA की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। Aristotle criticized popular rule on the ground that masses would resent the wealth of few and too easily fall under the sway of the following, तो ये बात करिए अरिस्टोटल ने। द थर्ड इन्होंने बात करी है इसकी, द डेमोगोजिया, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। Which event led George W. Bush to transform his foreign policy into one of the global power projection and interventionism, तो जो इन्होंने बात करी थी ये, तो ये 11 जो वहाँ पे 9/11 जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया था, तो 11 सितंबर के बाद इन्होंने लेके आया, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। Who among the following thinker is not associated with feminist theory, इसके साथ कौन से feminist theory के साथ नहीं जुड़े हैं? सुसान संतोंग ये नहीं जुड़े हुए हैं feminist theory के साथ। कैरोल पैटमैन जुड़ी हुई है, मार्सा नुसबम भी जुड़ी है और बटलर भी जुड़ी हुई है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। Who among the following come out with a innovative idea of constructive conflict, तो आप जानते हैं मैरी पार्केट फॉलेट ने ये कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट का आइडिया दिया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से हम जानते हैं कौन से कथन सही है। तो जो जनसंहार के हथियारों के अन्य के साथ साथ परमाणु विस्फोटक हथियार शामिल हैं। जनसंहार हथियारों में अन्य के साथ साथ परमाणु विस्फोटक हथियार शामिल है, तो ये बात सही है। और रासायनिक हथियार अभी समय, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। जो NTA ने इसका आंसर दिया है, इसको थर्ड ऑप्शन को इन्होंने सही दिया है। ICTI आधारित E-गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर क्या सही नहीं है? तो इसके अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं। E-गवर्नेंस से सरकार की पारदर्शिता में कमी आई है, तो ये गलत बात है। जैसे E-गवर्नेंस से कहीं ना कहीं पारदर्शिता आई है सरकार की प्रणाली के अंदर। E-गवर्नेंस से नौकरशाही लाल फीताशाही में वृद्धि हुई है, तो ये बात भी गलत है। तो ये E-गवर्नेंस से सरकार के खर्च की लागत में कमी आई, तो ये बात सही है। और E-गवर्नेंस से नागरिक निवेश प्रयास सरकार की वृद्धि हुई है, तो ये बात भी सही है। तो जिसका सही ऑप्शन था, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं में बताना था, तो A और C, जो इसका सही नहीं बताना था हमें, तो B और D इसके अंदर सही नहीं है, बाकी सारे इसके सही हैं। 117वां नंबर है, भिक्खू पारेख की मानव प्रकृति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो भिक्खू पारेख ने तो मानव संदर्भ की अवधारणा का है, तो मैं इसको आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। इसका थर्ड ऑप्शन सही था। आप इसको देख सकते हैं और आपको इसको मिला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डीप क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के तौर पर जाना जाता है, किस वर्ष हुआ? तो ये कोपेनहेगन सम्मेलन जो हुआ था ये 2009 के अंदर हुआ था। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था।
ये विभिन्न थिंकर थे, हमें इनकी बुक को मैचिंग करना था, तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो एंटोनियो ग्राम्शी आप जानते ही हैं, प्रिजन नोटबुक, एंटोनियो ग्राम्शी जो है वो प्रिजन नोटबुक के साथ जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट पुटनाम जुड़े हुए हैं बॉल्विंग अलोन द क्लब्स ऑफ रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी, तो इसके साथ जुड़े हुए हैं पुटनाम। और माइकल ऑक्सफोर्ड जुड़े हुए हैं द ह्यूमन कंडक्ट के साथ। मैक्स वेबर जुड़े हुए हैं द प्रोटेस्टिंग एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इस प्रकार से इसका मेल था, इसका थर्ड ऑप्शन सही था। द थ्योरी ऑफ आर्ग्यू कंट्री आर मोर लाइकली बोथ टू बिकम डेमोक्रेटिक एंड टू स्टे डेमोक्रेटिक एज दे डेवलप इकोनॉमिकली इज नॉन एज, तो ये किस तहत जाना जाता है? तो इसका क्लासिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के तहत इसको जाना जाता है। मैच द पास्ट इंटरवेंशन विद द ईयर इन विच दे टुक प्लेस, तो इसके अंदर कौन से कन्वेंशन कब हुए हैं, इसको हमें मिलान था, तो आइए इसको मिला लेते हैं। इराक के साथ जो हुआ है 1991 में हुआ है, और डफर सूडान के साथ जो है ये 2004 के अंदर जुड़ा हुआ है। सोमालिया के साथ जो जुड़ा हुआ है, एक बार देख लेते हैं इसको, 121वां नंबर क्वेश्चन है। तो सोमालिया के साथ जुड़ा हुआ था 1992 के अंदर, और जो सियोरा लियोना के साथ जुड़ा हुआ था सन 2000 के अंदर, और इराक जो जुड़ा हुआ था ये 1991, और ये इस प्रकार से इसका मेल था, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस अवसर पर वंचित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की? तो इन्होंने जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करी थी, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करी थी। द बुक कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इज ऑथर्ड बाय, द बुक कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इज ऑथर्ड बाय, तो ये बुक जो लिखी है वो लिखी है जोसेफ शुम्पीटर ने, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था, जोसेफ शुम्पीटर। दार्शनिक अराजकतावाद का मुख्य तर्क क्या है? तो दार्शनिक अराजकतावाद का जो मुख्य तर्क है कि किसी राष्ट्र के पास वास्तव में प्राधिकार नहीं है, तो किसी राष्ट्र के पास वास्तव में प्राधिकार नहीं है, यह दार्शनिक अराजकतावाद का मुख्य रूप से तर्क है। अकॉर्डिंग टू मनु विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ डिप्लोमेसी एंड स्टेट क्राफ्ट, तो मनु के अनुसार कौन सा फाउंडेशन नहीं है डिप्लोमेसी एंड स्टेट क्राफ्ट का? तो कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध इसका नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। ये असर्शन और रीजनिंग से संबंधित था, तो आइए इसको देख लेते हैं। असर्शन और रीजनिंग से यह सोचना संभव है कि स्वायत्तता एक प्रकार का कौशल शामिल है जिसे व्यक्ति को विकसित, उसका अभ्यास और बनाए रखना चाहिए। योजना और प्रबंधन की यह सतत प्रक्रिया स्वचालित नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रयास और संसाधन अपेक्षित है जिन्हें राज्य द्वारा प्रदत्त सामाजिक और भौतिक स्थिति से प्राप्त किया जाता है। तो ये बात सही है। तो तदपि व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए प्रतिबद्धता उदारवादी राज्य को ऐसी सामाजिक और भौतिक स्थितियां प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं करता जिसके लिए वह नागरिकों के स्वायत्त बना सकते हैं। तो इसका ए इसका सही था और आर गलत है, इसका थर्ड ऑप्शन सही था। अरविंद के जीवन में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम इसके अंदर हमें लगाना था कि कौन सी घटना पहले हुई है, उसके बाद कौन सी घटना उनकी अरविंद से संबंध में हुई है। तो इसका मैं आपको एग्जैक्ट आंसर जो उसको बता देता हूँ। इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। सबसे पहले इंग्लैंड में बस गए वो जाके, फिर उसके बाद उन्होंने उत्तीर्ण करी थी ICS की परीक्षा, फिर उसके बाद बड़ौदा कॉलेज में वो उप प्रधानाचार्य बने, फिर उसके बाद कांग्रेस में बनारस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया, और सबसे लास्ट में वो अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किए गए थे। तो इस प्रकार से इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से ऐसे क्रम में लगाइए जो सिविल सोसाइटी की अवधारणा को ऐतिहासिक और संकल्पात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। तो इसको इसका जो आंसर दिया गया मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अलग अलग प्रकार से दिया गया है। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन को एनटी ने बताया, तो इसको आप लगा सकते हैं। सबसे पहले सिविल सोसाइटी परिवार अर्थव्यवस्था राजनीति की आदि के साथ बृहत्तर समाज के अनेक क्षेत्रों में एक है, तो ये सबसे पहले आएगा, तो इसको आप लगा सकते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। ये हमें बुक थी से हमें मैचिंग करना चाहिए कौन सा थिंकर किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए इसको देख लेते हैं। द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी अतुल कोहली ने लिखी है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स तो ये रजनी कोठारी जी ने लिखी है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया 1947-1991 ये CB बमभरी ने लिखी है। CP बमभरी तो ये इन्होंने लिखी है। द ऑक्सफर्ड
कंपेनियन ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, तो ये लिखी है नीरजा जयाल एंड प्रताप बी मेहता। तो इस प्रकार से इसका थर्ड ऑप्शन सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, तो इसके अंदर कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर सही है। तो द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज फॉर्मुलेटेड बाय मार्क्स वेबर, तो इन्होंने दिया है, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर तीन प्रकार की वैधानिक सत्ता की बात करी थी। इसके अंदर परंपरागतता, ट्रेडिशनल, क्लास्मेटिक और रीगल नेशनल, इन्होंने तीन बात करी थी। और उसके बाद फ्रेडरिक टेलर इज कंसिडर्ड एज द साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजर फादर, तो ये सही बात है। हेनरी फ्योल इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ह्यूमन, नहीं हेनरी फ्योल नहीं जुड़े हुए हैं इसके साथ, एल्टन मायो जुड़े हुए हैं। हैरिसन फ्रोग वाज एक्सपेरिमेंटेड इन द ब्यूरोक्रेटिक फ्रोग, तो ये भी नहीं है। तो पहला और सेकंड इसका थर्ड ऑप्शन सही था। ए और बी इसके अंदर सकते हैं बस। यह किसने कहा था कि धर्म मनु की राजव्यवस्था का वास्तविक मानदंड है। यह किसने कहा था कि धर्म मनु की राजव्यवस्था का वास्तविक मानदंड है। तो ये बात करी है सत्यमित्र दुबे ने ये बात करी है। 132वां नंबर क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया साइन द डिक्लेरेशन टू प्रमोट द बिल्डिंग ऑफ हार्मोनियस वर्ल्ड ऑफ ड्यूरेबल पीस एंड कॉमन प्रोस्पेरिटी थ्रू डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये किसके साथ साइन करा है भारत ने, तो ये साइन किया है चाइना के साथ। तो इसका माफ़ कीजिएगा, तो साइन किया है वो किया है भारत ने चाइना के साथ, शायद हाँ चाइना के साथ ही इन्होंने साइन किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने कबीर को मुक्तिदूत कहा। कबीर को मुक्तिदूत किसने कहा है, तो ये कहा है कबीर को मुक्तिदूत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कबीर को मुक्तिदूत कहा है। ये बुक से हमें रिलेटेड था कि कौन सा थिंकर किस बुक के साथ जुड़ा हुआ है, तो आइए इसको मिला लेते हैं। ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, इसका जुड़े हुए इंडियन पॉलिटी, तो ये जयप्रकाश नारायण जी इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इंडिया ऑफ माई ड्रीम इसके साथ जुड़े हुए हैं M.K. गांधी, महात्मा गांधी जी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम महात्मा गांधी जी इसके साथ जुड़े हुए हैं। सेकंड का, तो इसका थर्ड ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट का ए का 4, बी का थर्ड, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। और सेकंड द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस का जुड़े हैं वी डी सावरकर जी, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं राम मनोहर लोहिया। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था, तो देख सकते हैं आप। 108वें संशोधन विधेयक 2008 के संदर्भ में सही कथन ज्ञात कीजिए। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 108 संशोधन विधेयक 2008 के संदर्भ में सही कथन को ज्ञात करना है। तो इसके संदर्भ में जो सही है, इस विधेयक में अब आने के पश्चात महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 15 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा, तो ये बात कही गई थी इसके तहत। और इसके लिए जो बात कही गई थी, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। आरक्षित सीटों का निर्धारण आवंटन राज्य अथवा राज्य संघ क्षेत्रों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के हेतु क्रमांकन में किया जाएगा, तो ये ए और डी इसका सही था। अरेंज द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स थ्योरिस्ट क्रोनोलॉजिकली, तो इसे हमें लगाना था कि कौन सा थिंकर किसके साथ जुड़ा हुआ है क्रोनोलॉजिकल, इसको हमें ऑर्डर में इसको लगाना था। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे पहले हैं मैक्स वेबर, उसके बाद विलोबी हैं, फिर उसके बाद एल्टन मायो, फिर उसके सबसे लास्ट में डेविड ईस्टन। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। ये असर्शन और रीजनिंग पर संबंधित था, तो इसको देख लेते हैं। संविदा पर काम करना और सार्वजनिक निजी भागीदारी अब कई देशों में लोक सेवा और निर्णय प्रक्रिया का वास्तविकता है, तो ये बात सही है। संवैधानिक कॉन्ट्रैक्ट पे अब कई देशों में लोक सेवक काम कर रहे हैं, तो ये बात सही है। शासन से संबंधित निर्णय प्रक्रिया की जटिलता वास्तविकता से सरकार को उचित ठहराने के लिए उपयोग में किए जाने वाले मानक संहिताओं के बीच विभेद है, तो ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है जो एंटी ने इसका आंसर दिया है। इसका सेकेंड ऑप्शन इसको सही बताया है। निम्नलिखित में से प्राक्कलन समिति का कार्य नहीं है, तो प्राक्कलन समिति का जो कार्य नहीं है वो CAG की रिपोर्ट की इस दृष्टिकोण से जांच करना कि संसद द्वारा स्वीकृत धन का संबंधित प्राधिकार तो उपयोग किया सकता है, तो थर्ड इसका कार्य नहीं है। बाकी प्रशासन में दक्षता लाना उसका कार्य है, और यह जांच करना कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुसार धन के समुचित व्यय किया जाना, ये भी है। और थर्ड भी इसका कार्य है, फोर्थ भी इसका कार्य है, लेकिन जो थर्ड है ये इसका कार्य नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन है थर्ड इसका सही था।
1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित शोध पर द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन था? 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित शोध पत्र द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक कौन था? तो जो इसके लेखक थे वो थे वुड्रो ऑफ विल्सन जुड़े हुए हैं द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में। इसी के साथ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने लिखी थी, इसी के लिए इनको वुड्रो विल्सन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता भी कहा जाता है इनको, इसी इनके जो पत्र के साथ। 140वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक राज्य व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत किसके अंत के बाद हुई? तो आधुनिक राज्य व्यवस्था की जो शुरुआत हुई है वो किसके अंत के साथ हुई है? तो ये हुए 30 वर्षीय युद्ध, पहले ऑपरेशन वार जिसे हम कहते हैं, तो इसके तहत हुई है। तो और ये क्वेश्चन था, ये तो पैसेज से रिलेटेड थे, कॉम्प्रहेंशन था, तो देख सकते हैं आप। अगर इसको किसी की PDF चाहिए तो मेरे साथ ग्रुप में जुड़ सकता है, मैं उसको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी PDF। तो ये वीडियो थी जो अभी एनटी ने जो पेपर लिया उसके संदर्भ में थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। अगर कुछ कमी रहेगी तो कमेंट कर जरूर बताएं, मैं उसको आने वाली वीडियो के अंदर सुधारने का प्रयास जरूर करूँगा। आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन डाउट मैंने आपको बताए हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं उसको अगर आपको लगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आभार आप सभी का।